हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस स्टडी किया था और उसमें आपको ये बात जो है अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी कि जब किसी प्योर सॉल्वेंट के अंदर हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो उस सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर डिक्रीज़ होता है। और इस तरह से हमको ये बात समझ में आती है कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन is always smaller than the vapor pressure of the pure solvent। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि कुछ प्रॉपर्टीज़ आज यहाँ पे हम स्टडी करने वाले हैं जिसको हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ कह रहे हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है ये ऐसी प्रॉपर्टीज़ है जो डिपेंड करती है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर। इट मीन्स दैट जब आप जो है सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हो तो उसके अंदर जब आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हो तो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ़ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के पार्टिकल्स उस सॉल्यूशन के अंदर बढ़ते जाएंगे तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो है उस पर जो है डिपेंड करेगी। तो ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो नंबर ऑफ़ सॉल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड करती है उन प्रॉपर्टीज़ को हम नाम दे रहे हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है ये लैटिन वर्ड है जिसमें को का मीनिंग होता है टुगेदर। को का मीनिंग है टुगेदर और इसी तरह से लिगार का मीनिंग है टू बाइंड। तो इस तरह से ये दो वर्ड्स को मिलाकर जो है वर्ड बनाया गया कॉलिगेटिव। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ आर दोज प्रॉपर्टीज़ विच डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। जब हम सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं तो उसके अंदर जो सॉल्यूट पार्टिकल का जो नंबर होता है जिसको सिंपली आप कॉन्सेंट्रेशन भी कह सकते हो, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल पर वो प्रॉपर्टीज़ डिपेंड करती है। तो देखिए ये चार प्रॉपर्टीज़ है जिसको हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कह सकते हैं, जिसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। वीपी यहाँ पर ध्यान रखिए, वेपर प्रेशर मैंने लिखा है। उसके बाद एलिवेशन ऑफ बीपी, बीपी मीन्स बॉइलिंग पॉइंट। डिप्रेशन ऑफ एफपी, एफपी मीन्स फ्रीजिंग पॉइंट। और लास्ट प्रॉपर्टी है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये चार प्रॉपर्टीज़ है जिसको हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहेंगे। ये चारों प्रॉपर्टी नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इन द सॉल्यूशन ये डिपेंड करती है। तो ये प्रॉपर्टी जो है किस तरह से नंबर ऑफ़ सॉल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड करती है और उसके बेसिस पर हम मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट इन द गिवन सॉल्यूशन जो है किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, वो वन बाय वन हम जो यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट अस सी द फर्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज़ कॉल्ड एज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि आप जो सॉल्यूट है, जो प्योर सॉल्वेंट है, उसका जो वेपर प्रेशर नोट करते हो, डिटरमाइन करते हो, उससे कम वेपर प्रेशर आपको उसी सॉल्वेंट में जब आप कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हो तो आपको मिलेगा। तो यहाँ पर जो है ध्यान रखना है कि राउल्ट जो है यहाँ पर एक लॉ जो है इस्टेब्लिश किया जिसको हमने राउल्ट्स लॉ कहा। तो राउल्ट इस्टेब्लिश दैट द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डिपेंड्स ओनली ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल्स एंड इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ देयर आइडेंटिटी। वो चाहे सॉल्यूट पार्टिकल कैसे भी हों, कुछ भी हों, चाहे कोई सा भी मॉलिक्यूल हो, लेकिन उसके नंबर ऑफ़ सॉल्यूट पार्टिकल जिसको सिंपली आप कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट कह सकते हो उसके ऊपर जो है डिपेंड करता है। तो वेपर प्रेशर इज़ डिपेंडेंट ऑन द नंबर ऑफ़ सॉल्यूट पार्टिकल्स, नॉट ऑन देयर नेचर और देयर आइडेंटिटी। तो इसके हिसाब से हम देखेंगे कि चूँकि वेपर प्रेशर जो डिक्रीज़ हो रहा है तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर या सिंपली आप इसको नाम दीजिए डिक्रीज़ और रिडक्शन इन द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट, जिसको हम डेल्टा P1 से जो है इंडिकेट करेंगे, ये जो है आपको मिलेगा। लुक हियर, डेल्टा P1 दिस इज़ द रिडक्शन ऑफ वेपर प्रेशर। इसकी वैल्यू क्या बनेगी? इट इज़ इक्वल टू P10 माइनस P1। तो यहाँ पर ध्यान रखिए P10 जो है इट इज़ द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। अभी आपने सॉल्यूशन प्रिपेयर नहीं किया है, प्योर सॉल्वेंट जो लिया है उसका वेपर प्रेशर हम इंडिकेट कर रहे हैं P10 से। एंड P1 इज़ द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। जब आप उस सॉल्वेंट के अंदर कोई सा भी सॉल्यूट ऐड करते हो, से फॉर एग्जांपल सुक्रोज, ग्लूकोज, सॉल्ट या फिर आप जो है यूरिया उसके अंदर जो मिक्स कीजिए, कोई सा भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जब आप इसके अंदर मिक्स करके उसका जो सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हो तो उस वक्त जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा उसको हम यहाँ पर जो P1 से इंडिकेट कर रहे हैं। और राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग जो P1 की वैल्यू है दैट इज़ इक्वल टू x1 इंटू P10। P1 इज इक्वल टू
x1 इंटू P10. दिस इज़ द वैल्यू ऑफ दिस इज़ द वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन. तब आप यहाँ देखिए P1 की वैल्यू आपको जब मिलती है x1 इंटू P10, पुट द वैल्यू इन दिस इक्वेशन. तो ये हो जाएगा डिक्रीज इन द प्रेशर डेल्टा P1 इज इक्वल टू P10 इंटू x1 इंटू P10. तो यहाँ पर जो है आप P10 माइनस x1 इंटू P10. तो इस तरह से ये वैल्यू आपने क्या किया, P1 की वैल्यू जो है यहाँ पर जो है पुटअप किया. अब आप क्या कीजिए, डेल्टा P1 इज इक्वल टू P10 जो है यहाँ पर जो है आपने कॉमन निकाला. P10 जो है कॉमन निकालने के बाद अब आपको मिलता है यहाँ पर 1 माइनस x1. तो इस तरह से यहाँ पर देखिए ये P1 और ये P1 आपने जो है कॉमन निकाल दिया. उसके बाद देखिए माइनस आप यहाँ पर जो कर रहे हो, इसलिए ये हो जाएगा 1 माइनस x1. तो इस तरह से ये जब ब्रैकेट को ओपन करते हो तो आपको ये वैल्यू मिलती है. और एक बात ध्यान रखिए, मोल फ्रैक्शन में आपको बताया गया था x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1. ओके, एंड दिस x1 इज इक्वल टू x2 इज इक्वल टू 1 माइनस x1. मोल फ्रैक्शन में आप देख रहे हो कि जितने भी नंबर ऑफ कंपोनेंट्स उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं उन सब का मोल फ्रैक्शन का समेशन 1 के इक्वल होता है. तो यहाँ पर हमने यह कैलकुलेट किया x2 इज इक्वल टू 1 माइनस x1. अब देखिए 1 माइनस x1 की वैल्यू x2 है, तो आप वो वैल्यू यहाँ पर जब पुटअप कीजिए तो आपको मिलेगा रिडक्शन इन द वेपर प्रेशर इज इक्वल टू P10 इंटू x2. ओके, तो इस तरह से ये वैल्यू आपको जो है मिलती है. अब आगे क्या करना है कि आप जो है ये P10 को जो है इस तरफ लाइए, तो आपको जो रिलेशन मिलती है डेल्टा P1 अपॉन P10 इज इक्वल टू x2. और डेल्टा P1 की वैल्यू देखिए ये आपको दिखती है. ये वैल्यू जो है आप यहाँ पर पुटअप कीजिए तो यू विल गेट द इक्वेशन P10 माइनस P1 अपॉन P10 इज इक्वल टू x2. तो इस तरह से यहाँ पर जो है आपको ये जो इक्वेशन मिलती है, दिस इक्वेशन जो लेफ़्ट हैंड साइड जो है इक्वेशन का है, ये आपको मिलेगा. दिस इज़ कॉल्ड एज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. दैट मीन्स ये जो रिलेशन आपको मिलती है P10 माइनस P1, इट इज़ द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. और P10 जो है आपको वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट मिल रहा है. तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को हम कंपेयर कर रहे हैं वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट से. तो ये रिलेशन जो है पूरी आपको जो मिलती है, जो रेशो आपको दिख रहा है P10 माइनस P1 अपॉन P10, दिस इज़ कॉल्ड एज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. और इस तरह से इस इक्वेशन से आपको जो है ये बात पता चल गई है कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज़ डिपेंडेंट ऑन द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट. यहाँ पर ध्यान रखिए, नंबर 1 और नंबर 2 हमने प्योर सॉल्वेंट और सॉल्यूट के लिए यूज़ किया है. सॉरी, नॉट सॉल्वेंट, इट इज़ सॉल्यूट. तो ध्यान रखिए, हमने जो है नंबर 1 जो है सॉल्वेंट के लिए यूज़ किया है और नंबर 2 जो है यहाँ पर हमने सॉल्यूट के लिए यूज़ किया है. तो आप देखिए यहाँ पर x2 लिखा हुआ दिख रहा है, तो x2 मीन्स सॉल्यूट. तो इसका मतलब क्या हुआ कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज़ डिपेंडेंट ऑन द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट. तो जैसे जैसे आप जो है नंबर ऑफ़ सॉल्यूट पार्टिकल ऐड करते जाओगे, वेपर प्रेशर उतना ही जो है डिक्रीज़ होता जाएगा. तो ये चीज़ जो है आप जो है बहुत आसानी के साथ जो है समझ सकते हो. तो इस तरह से यहाँ पर जो है आपको जो चीज़ नज़र आती है, तो अब x2 जो है आपको दिखता है, इस पर से आप जो है मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल बहुत ईजीली कैलकुलेट कर सकते हो. तो देखिए किस तरह से होगा. हम इस इक्वेशन को आगे प्रोसीड करते हैं. तो देखिए x2 जैसे कि मोल फ्रैक्शन में मैंने आपको बताया था, x2 इज इक्वल टू N2 अपॉन N1 प्लस N2. N1 इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट एंड N2 इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट. तो इस तरह से यहाँ पर जो है चूँकि आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट कैलकुलेट करना है, तो इट इज़ N2 अपॉन N1 प्लस N2. अब ये वैल्यू जो है आप जो है यहाँ पर पुटअप कीजिए. तो आगे देखिए ये इक्वेशन क्या बनेगी. लुक हियर, P10 माइनस P1 अपॉन P10, दिस इज़ कॉल्ड रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. इट इज़ इक्वल टू x2. तो x2 की जगह पर आपको क्या रखना है, N2 अपॉन N1 प्लस N2.
ये वैल्यू हमने जो है पुटअप किया। अब एक बात जो है ध्यान रखना है कि N1 एंड N2 आर दी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट रिस्पेक्टिवली प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। अब आप जो है यहाँ पर डाइल्यूट सॉल्यूशन अगर कंसिडर करते हो तो फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन N2 इज़ वेरी स्मॉलर देन N1। तो N2 इज़ वेरी स्मॉलर देन N1। डाइल्यूट सोल्यूशन के अंदर हम बात कर रहे हैं, इसलिए ध्यान रखिए यहाँ पर जो न्यूमरेटर के अंदर जो N2 की वैल्यू तो होगी, चाहे कितना भी डाइल्यूट सोल्यूशन हो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल कंसिडर होंगे, लेकिन एज ए होल जब आप उसको सॉल्वेंट के कंपेरिजन में कंसिडर करते हो तो N2 की वैल्यू जो है बहुत ही स्मॉलर होगी। इसलिए आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर में N2 को जो है निगलेक्ट करना है। तो जब N2 को आप जो है निगलेक्ट करोगे तो ये रिलेशन बनेगी P10 माइनस P1 अपॉन P10 इज इक्वल टू N2 अपॉन N1। ये रिलेशन अब आपको मिलती है। अब देखिए क्या करना है, मोलर मास ऑफ अ सॉल्यूट आपको लेना है तो कहाँ से आएगा, तो आप देखिए N2 और N1 दिस इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट रिस्पेक्टिवली। तो लुक हियर, N1 की वैल्यू आपको मिलेगी W1 अपॉन M1 और N2 की वैल्यू आपको मिलेगी W2 अपॉन M2। ध्यान से सुनिए, मास अपॉन मोलर मास इज़ नथिंग बट नंबर ऑफ मोल्स। ये आपको बात मालूम है, ध्यान रखना है, हमेशा याद रखना है कि नंबर ऑफ मोल्स कहाँ से कैलकुलेट होता है, मास अपॉन मोलर मास। तो मास को हम जो है W से इंडिकेट करेंगे और मोलर मास को हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और चूंकि यहाँ पर आप N1 कैलकुलेट कर रहे हैं, दैट इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्वेंट कैलकुलेट कर रहे हो, तो यहाँ पर जो है दोनों मास और मोलर मास को आप जो है 1 से जो है लेबल करोगे। तो N1 इज इक्वल टू W1 अपॉन M1 और N2 जो है ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, इसलिए यहाँ पर मास और मोलर मास को हम जो है 2 से लेबल करेंगे, तो ये हो जाएगा N2 इज इक्वल टू W2 अपॉन M2। तो यहाँ पर ध्यान रखिए W1 एंड W2 आर दी मासेस ऑफ द सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट, whereas capital M1 and capital M2 are the molar masses of solvent and the solute respectively। अब ये वैल्यू जो है आपको यहाँ पर पुट करना है। तो देखिए क्या बनेगी ये रिलेशन, P10 माइनस P1 अपॉन P10 इज इक्वल टू N1 आपको पहले N2 लिखना है, तो आपकी वैल्यू यहाँ पर बनती है W2 अपॉन M2 डिवाइडेड बाय, उसके बाद N1 हो गया, दिस इज़ W1 अपॉन M1। तो इस तरह से ये रिलेशनशिप आपको जो है मिलती है। तो अब यहाँ पर जो है आप इसको और मैनेज कीजिए, तो ये बन जाएगा P10 माइनस P1 अपॉन P10 इज इक्वल टू W2 अपॉन M2 इंटू M1 अपॉन W1। तो ये रिलेशन जो आपको दिखती है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो है ये मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल पर जो डिपेंड करती है। और मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल की वैल्यू हमने यहाँ पर पुटअप की, जिसमें हमने ये देखा कि सॉल्यूशन के अंदर जो है N2 की वैल्यू जो है बहुत ही लेस होती है कंपेयर टू N1, इसलिए हमने उसको जो है निगलेक्ट किया, तो ये वैल्यू बनती है। उसके बाद जो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट हमने जो है पुटअप किया, ये रिलेशनशिप आई। अब आपको यहाँ पर जो है क्या करना है कि मोलर मास जो है कैलकुलेट करना है। तो आप देखिए यहाँ पर आपके पास जो है 1 2 3 4 5 6 ये जो है इस इक्वेशन के अंदर जो है टोटल 6 पैरामीटर्स दिए हुए हैं। इन 6 में से कोई 5 भी अगर आपको पता है तो आप जो है 6th जो पैरामीटर है उसको आसानी के साथ जो है कैलकुलेट कर सकते हो। और सिंपली यहाँ पर जो है आप देखिए कि इसको जो है मैं यहाँ पर जो है दोबारा से मैनिपुलेट करता हूँ, जो कि डेल्टा P1 अपॉन P10 इज इक्वल टू W2 इंटू M1 डिवाइडेड बाय M2 इंटू W1। तो आपको मोलर मास अगर कैलकुलेट करना है तो आप मोलर मास को इधर लाइए, तो ये हो गया M2 इज इक्वल टू W2 इंटू M1 अपॉन M2 इंटू W1 मल्टीप्लाइड बाय P10 अपॉन डेल्टा P1। ये रिलेशन जब इस तरफ आएगी तो इन्वर्स हो जाएगी और इस तरह से डेल्टा P1 अपॉन P10 का हो जाएगा P10 अपॉन डेल्टा P1। तो ये जो रिलेशनशिप आपको दिखती है, ये जो इक्वेशन आपको दिखती है, इस इक्वेशन से आप मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट जो है कैलकुलेट कर सकते हो। M2 आपने इधर लिया तो ये यहाँ पर बचेगा सिर्फ W1।
तो इस तरह से m2 इज इक्वल टू, इस इक्वेशन के हिसाब से m2 जब इधर आएगा तो यहाँ पर सिर्फ बचेगा W1, और ये रिलेशन जब इधर आएगी तो ये इन्वर्स हो जाएगी। तो यू विल गेट द रिलेशनशिप फॉर द कैलकुलेशन ऑफ मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट इन द गिवन सोल्यूशन एज W2 इंटू M1 डिवाइडेड बाय W1 मल्टीप्लाइड बाय P10 अपॉन डेल्टा P1। तो इस तरह से लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के ज़रिए से आप मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट बहुत आसानी के साथ जो है कैलकुलेट कर सकते हो। और ये बात जो है अच्छी तरह से ध्यान रखना है कि जैसे जैसे नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इंक्रीज़ होंगे वैसे वैसे वेपर प्रेशर जो है डिक्रीज़ होगा। तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डिक्रीजेज एज द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इंक्रीजेज। तो इस रिलेशन से आप जो बहुत आसानी से मोलर मास ऑफ द गिवन सॉल्यूट इन द सोल्यूशन जो है इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। तो ध्यान रखिए, यहाँ पर हम जो सोल्यूशन प्रिपेयर कर रहे हैं उसके अंदर हम जो सॉल्यूट मिला रहे हैं वो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। ओके, तो ये हो गई पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो मैं यहाँ पर जो इसका M2 की रिलेशनशिप लिख लेता हूँ। M2 इज इक्वल टू, जो अभी हमने डिस्कस किया है, जो मोलर मास हमने कैलकुलेट किया, M2 इज इक्वल टू W2 इंटू M1 डिवाइडेड बाय W1 इंटू P10 अपॉन डेल्टा P1। यहाँ से हम जो है इस रिलेशन से, जिसको हम रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कर रहे हैं, इस रिलेशन से हम मोलर मास ऑफ द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए दूसरी जो प्रॉपर्टी है दैट इज़ कॉल्ड एज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। सेकंड प्रॉपर्टी हम लेते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अब यहाँ पर ध्यान रखिए, बॉइलिंग पॉइंट ये जो है वेपर प्रेशर से जो है रिलेटेड है। तो ध्यान से पहले सुनिए कि बॉइलिंग पॉइंट हम किसको कहेंगे। तो बॉइलिंग पॉइंट इज़ द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम लेते हैं 1.013 बार, या सिंपली आप इसको 1 एटमॉस्फेयर कंसिडर कीजिए। तो ध्यान रखिए, बॉइलिंग पॉइंट जो है ये वेपर प्रेशर से रिलेटेड प्रॉपर्टी है। और अभी जस्ट हमने जो है स्टडी किया कि जब आप किसी सॉल्वेंट के अंदर, प्योर सॉल्वेंट के अंदर जब आप सॉल्यूट पार्टिकल ऐड करते हो तो वेपर प्रेशर डिक्रीज़ होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप सॉल्वेंट के कंपैरिजन में कोई सोल्यूशन कंसीडर करते हो तो सोल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो सॉल्यूट प्योर सॉल्वेंट से ज़्यादा होगा। तो इसको जो है बराबर करने के लिए, है ना, जो सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट है उसका जो वेपर प्रेशर होगा उस तक जो है आपको सॉल्यूशन को लाना है। तो उसके लिए आपको टेम्परेचर इंक्रीज़ करना पड़ेगा। और इस तरह से जब इंक्रीज़ करोगे टेम्परेचर तो ऑटोमेटिकली सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट जो है इंक्रीज़ होगा। एक सिंपल जो है ग्राफ है, एक लाइन है जिसको आप जो है वेपर प्रेशर इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर जो है प्लॉट करोगे तो उस ग्राफ से जो है आप इसको बहुत आसानी के साथ जो समझ सकते हो। तो लेट अस सी, दिस इज़ टेम्परेचर इन केल्विन। एक्स एक्सिस पर हम जो है टेम्परेचर ले रहे हैं और वाई एक्सिस पर हम जो है यहाँ पर वेपर प्रेशर ले रहे हैं। ठीक, तो एक सिंपल मैं यहाँ पर जो है लाइन बना देता हूँ। लुक हियर, ये जो लाइन होगी ये आपको मिलता है 1.013 बार, या आप सिंपली 1 एटमॉस्फेयर इसको जो है कंसिडर कीजिए। तो ये जो लाइन है, जो पॉइंट हमने बनाया है, इस पॉइंट पर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जो है लाइन है ये, जिसको आप 1.013 बार या 1 एटमॉस्फेयर कहोगे। ठीक है, तो वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट हम यहाँ पर लेंगे। लुक हियर, ये ग्राफ जो है आप इसको कंसीडर कीजिए, दिस इज़ फॉर प्योर सॉल्वेंट। ये जो कर्व आपको मिलता है ये प्योर सॉल्वेंट के लिए है। और इस पर जो बॉइलिंग पॉइंट जो टेम्परेचर मिलेगा, इस टेम्परेचर को आप TB0 कंसीडर कीजिए। दिस इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। ध्यान से सुनिए, तो ध्यान से यहाँ पर आपको याद रखना है कि जब आप सॉल्वेंट को हीट करना शुरू करते हो तो उसका वेपर प्रेशर इंक्रीज़ होगा। ये बात भी जो ध्यान रखना है कि वेपर प्रेशर इंक्रीजेस एट द टेम्परेचर इंक्रीजेस। तो सॉल्वेंट को जब आप हीट करोगे तो इसका वेपर प्रेशर इंक्रीज़ होगा, और इंक्रीज़ होते होते कहाँ तक पहुँचना है, इसको जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक पहुँचना है, दैट इज़ अबाउट 1.013 बार या फिर 1 एटमॉस्फेयर। और इस 1 एटमॉस्फेयर पर आप देखिए कि टेम्परेचर कितना मिलता है, इट इज़ TB0। तो TB0 को आप नाम दीजिए, दिस इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अब ध्यान से सुनिए,
जब आप इस सॉल्वेंट के अंदर थोड़ा सा कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हो, से फॉर एग्जांपल सुक्रोज आपने इसके अंदर जो मिक्स किया, तो जब सुक्रोज जैसे ही आप इसमें मिलाओगे तो सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है वो डिक्रीज़ होगा। तो लुक हियर, सॉल्यूशन यहाँ पर हम जो कंसिडर कर रहे हैं और ये सॉल्यूशन का जो है वेपर प्रेशर है, दिस इज़ द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। तो सॉल्वेंट से कम जो है वेपर प्रेशर आपको सॉल्यूशन का मिलेगा। अब आप इसको जो हीट करना शुरू करो और इसके वेपर प्रेशर को आप ले जाओ एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक। तो देखिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक हम आए और इसको जो है एक्स्ट्रापोलेट कीजिए तो ये आपको मिलेगा TB। तो TB इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि जो आपको TB 0 मिलता है, जिसको आप बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट कह रहे हो, और TB जो है दिस इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन इज़ ग्रेटर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर जो है मिलती है। इस ग्राफ से जो है आप बहुत आसानी से जो है समझ सकते हो। तो फिर से देखिए कि ये जो लाइन आपको मिलती है, दिस इज़ द वेपर प्रेशर टेम्परेचर कर्व फॉर प्योर सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट को हीट करके आप जो है 1 एटमॉस्फेयर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक पहुंचने के लिए जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड है, उस टेम्परेचर को हम बॉइलिंग पॉइंट कह रहे हैं, एंड दिस इज़ कॉल्ड एज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट। उसके बाद इस सॉल्वेंट के अंदर जब हम कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं तो सॉल्यूशन बनेगा, और सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होता है सॉल्वेंट से कम होता है। तो आप देखिए इससे नीचे हमने इसको शो किया है। अब इस सॉल्यूशन को बॉयल होने के लिए जब आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करोगे तो टेम्परेचर यहाँ तक पहुँचेगा इस लाइन को टच करने के लिए, और यहाँ से जब आप इसको जो है टेम्परेचर एक्सेस पर इसको एक्स्ट्रापोलेट करते हो तो वो वैल्यू आपको बॉइलिंग पॉइंट की TB पर मिलती है, और आप देख रहे हो कि TB इज़ ग्रेटर देन TB 0। तो इस तरह से ये आपको बात समझ में आती है कि जब आप किसी सॉल्वेंट के अंदर कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हो तो उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज़ होगा, और उस वेपर प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक ले जाने के लिए जो बॉइलिंग पॉइंट लगेगा वो आपको ज़्यादा मिलेगा। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। तो यहाँ पे जो है आपको ये बात जो है समझ में आती है। तो अब यहाँ पर जो है आप देखिए कि चेंज इन द टेम्परेचर जिसको हम कहेंगे, जिसको हम जो है डेल्टा TB से जो इंडिकेट करेंगे, तो डेल्टा TB इसको हम नाम देते हैं दिस इज़ एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। डेल्टा TB को हम जो है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे, एंड इट इज़ इक्वल टू TB माइनस TB 0। तो दिस डेल्टा TB चेंज इन टेम्परेचर या बॉइलिंग पॉइंट आप जिसको कहिए, तो इट इज़ इक्वल टू TB जो है ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन है, एंड TB 0 इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो इस डेल्टा TB को हम नाम दे रहे हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो ये एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है। तो इसको आप देखिए कि डाइल्यूट सॉल्यूशन में हम जब देखें तो द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट is directly proportional to the molar concentration of the solute in the solution। अब यहाँ पर देखिए हम डाइल्यूट सॉल्यूशन जब कंसिडर करते हैं तो डेल्टा TB जो है ये डिपेंड करता है मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन पर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे डेल्टा TB इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल m। स्मॉल m इज़ द मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूट इन अ सॉल्यूशन जो है ये m से हम जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसको हम स्मॉल m कहेंगे। प्रोपोर्शनलिटी साइन खत्म करो तो ये बन जाएगा डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू m। ये जो KB आपको दिख रहा है दिस इज़ द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, एंड दिस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इज कॉल्ड एज बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट। इसको हम नाम देंगे बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, या फिर इसका एक और नाम है दैट इज़ कॉल्ड एज मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, और इसका एक और नाम है दैट इज़ कॉल्ड एज एबोलियोस्कोपिक कांस्टेंट। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज एबोलियोस्कोपिक कांस्टेंट। तो KB के जो है इतने सारे जो है नाम है। दिस इज़ द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। हमने यहाँ पर डेल्टा TB इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूट इन द सॉल्वेंट सॉल्यूशन कंसिडर किया है, और प्रोपोर्शनलिटी साइन को ख़त्म करके हमने यहाँ पर जो है कांस्टेंट लिखा है KB, और उस KB के ये 3 नाम है। एबोलियोस्कोपिक जो है एक्चुअली एबोलियोस्कोपी इज़ द प्रॉपर्टी विच इज़ ऑब्जर्व्ड विद रिस्पेक्ट टू इंक्रीजिंग टेम्परेचर। तो यहाँ पर जो है टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है। कौन सा टेम्परेचर? जब आप
प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कैलकुलेट करते हो तो वो जो भी होगा, जब उसके अंदर आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हो तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ होता है। तो वो इंक्रीजिंग टेम्परेचर को आप यहाँ पर जो है एबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट की टर्म में मेज़र कर रहे हो, जो कि यहाँ पर केबी के फॉर्म में हम इस रिलेशन के अंदर जो है इंडिकेट कर रहे हैं। अब यहाँ पर जो है ध्यान रखिए, तो ये केबी की जो यूनिट है दैट इज़ केल्विन किलोग्राम per mole. This is the SI unit or simply the unit of KB, that is एबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट, और ये होगी केल्विन किलोग्राम पर मोल। अब यहाँ पर आप जो है ध्यान रखिए कि आपको जो है मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट कैलकुलेट करना है, तो आप यहाँ पर जो है पहले m की वैल्यू जो है निकालिए। तो लेट अस सी, हमारे पास m की वैल्यू है, m इज इक्वल टू, ये जो वैल्यू हमको मिलती है दैट इज़ W2 अपॉन M1 डिवाइडेड बाय W2 अपॉन M2, W2 अपॉन M2 डिवाइडेड बाय W1 अपॉन M1। ये वैल्यू जो है आपको स्मॉल m की मिलती है। अब इसको यहाँ पर जो है आपको क्या करना है, इस वैल्यू को जो है पुट करना है यहाँ पर। तो ध्यान रखिए, मास ऑफ मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट आप जो है कंसिडर कर रहे हो, तो यहाँ पर आप इसको 1000 ग्राम के अंदर जो है आप इसको जो है कंसिडर कीजिए। तो ध्यान रखिए कि इफ़ W2 ग्राम ऑफ द सॉल्यूट ऑफ मोलर मास M2 is dissolved in W1 gram of the solvent, then molarity small m is given by the expression। तो यहाँ पर आप जो है इसको 1000 रखिए, यहाँ पर जो है हम 1 किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट जो है कंसिडर कर रहे हैं, तो इसको आप जो है 1000 ग्राम जो है कंसिडर कीजिए। तो ये हो गया m इज इक्वल टू W2 अपॉन M2 डिवाइडेड बाय W1 इंटू अपॉन 1000। तो इस वैल्यू को आप यहाँ पर पुटअप कीजिए, तो आपको मिलेगा डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू W2 अपॉन M2 डिवाइडेड बाय W1 अपॉन 1000। इसको और जो सिंप्लीफाई कीजिए तो डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू W2 इंटू 1000 अपॉन W1 इंटू M2। ये रिलेशनशिप आपको जो है मिलती है। अब इस एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ध्यान रखिए डेल्टा TB जो है दिस इज़ द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, तो इसके ज़रिए से आप जो है मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट जो है कैलकुलेट कर सकते हो। तो उसके लिए इक्वेशन क्या बनेगी, आप M2 को इधर लाइए, तो ये बनेगा M2 इज इक्वल टू KB इंटू W2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय W1 इंटू डेल्टा TB। तो दिस इज़ द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन showing the relationship between molar mass of the solute and elevation of the boiling point, and by using this equation we can calculate the molar mass of the solute। तो यहाँ पर भी आप देखिए कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट से आप मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये इक्वेशन मैं यहाँ लिख लेता हूँ, M2 इज इक्वल टू KB इंटू W2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय W1 इंटू डेल्टा TB। ये दूसरी इक्वेशन है, जो दूसरी प्रॉपर्टी है जिसको हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कह रहे हैं, उसके ज़रिए से आप मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट कैलकुलेट कर सकते हो इन द गिवन सॉल्यूशन। ठीक है, तो दिस इज़ कॉल्ड एज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अब थर्ड प्रॉपर्टी हम स्टडी करेंगे, दैट इज़ द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। अब ध्यान से सुनिए, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सब्सटेंस इज़ ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन इट्स वेपर प्रेशर। ये वैल्यू भी वेपर प्रेशर पर जो डिपेंडेंट है। तो ध्यान रखिए कि पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ मीन बाय फ्रीजिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट इज़ द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ द सॉलिड कंपोनेंट इज़ इन इक्विलिब्रियम विद वेपर प्रेशर ऑफ इट्स लिक्विड कंपोनेंट। कोई भी सब्सटेंस आपके पास में है, फॉर एग्जांपल लिक्विड फॉर्म में, उसका वेपर प्रेशर आप कैलकुलेट कर लीजिए। जब आप उसको फ्रीज करना शुरू करोगे तो वो जो है सॉलिड बनना शुरू होगा, और सॉलिड का जो वेपर प्रेशर होगा वो लिक्विड के वेपर प्रेशर के साथ जब इक्विलिब्रियम कंडीशन पर आएगा तो उस टेम्परेचर को आप नाम दोगे फ्रीजिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट इज़ द टेम्परेचर एट विच द लिक्विड कंपोनेंट
of the given substance is in equilibrium with the solid vapor pressure of the solid component। तो लिक्विड कंपोनेंट और सॉलिड कंपोनेंट दोनों का वेपर प्रेशर जब एक दूसरे के साथ जो है इक्विलिब्रियम कंडीशन पर आता है तो उस टेम्परेचर को हम नाम देंगे फ्रीजिंग पॉइंट। तो इस पर से आप जो है बहुत आसानी के साथ इसको वेपर प्रेशर से रिलेट कर सकते हो। तो आप यहाँ पर देखिए कि जब आप किसी प्योर सॉल्वेंट के अंदर, ध्यान से सुनिए, जब किसी प्योर सॉल्वेंट के अंदर आप सॉल्यूट ऐड करते हो तो वेपर प्रेशर डिक्रीज़ होता है, और जब ये वेपर प्रेशर डिक्रीज़ होगा तो उसको जब आप फ्रीज़ करना शुरू करोगे, मींस आप जब सॉल्यूशन को फ्रीज़ करना शुरू करोगे तो उसका जो वेपर प्रेशर होगा उस सॉल्वेंट के, प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के साथ जब इक्विलिब्रियम में आएगा तो वो टेम्परेचर एक्चुअल सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट से बिलो होगा, कम होगा। तो उसको हम नाम दे रहे हैं डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। इसका मतलब क्या हुआ कि जब किसी प्योर सॉल्वेंट के अंदर आप कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हो तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, डिक्रीज़ होता है। तो उसको हम नाम दे रहे हैं डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो लेट अस सी, एक ग्राफ मैं यहाँ पर जो है आपको बताता हूँ। दिस इज़ टेम्परेचर इन केल्विन एंड दिस इज़ वेपर प्रेशर, वीपी से मैं इसको इंडिकेट कर रहा हूँ। तो आप यहाँ पर जो है ध्यान रखिए, पहले आप जो है लिक्विड सॉल्वेंट लीजिए। लिक्विड सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर आपको ये दिख रहा है, लुक हियर, ये हुआ लिक्विड सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर का कर्व। आपने जो है टेम्परेचर कम किया है तो टेम्परेचर देखो कम हो रहा है, वेपर प्रेशर भी जो है कम हो रहा है, ठीक। उसके बाद जो है इस पॉइंट पर जो है अब लिक्विड जो है सॉलिडिफाई होना शुरू होगा, तो यहाँ से आपको जो कर्व मिलेगी ये कर्व होगी सॉलिड सॉल्वेंट की। तो ये जो टेम्परेचर आपको दिख रहा है, इस टेम्परेचर पर, इस पॉइंट पर वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड इज़ इक्वल टू और इज़ इक्विवेलेंट टू वेपर प्रेशर ऑफ द सॉलिड फेज। तो इस टेम्परेचर को आप नाम दीजिए फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, जिसको हम TF से इंडिकेट कर रहे हैं। इट इज़ इंडिकेटेड बाय TF0। इस वेपर प्रेशर को हम जो है इस टेम्परेचर को हम इंडिकेट कर रहे हैं TF0 से। अब ध्यान से सुनिए, ये जो कर्व आपको दिख रही है, दिस इज़ द फ्रीजिंग पॉइंट कर्व और वेपर प्रेशर टेम्परेचर कर्व फॉर प्योर सॉल्वेंट। तो चूँकि हम फ्रीजिंग कंसीडर कर रहे हैं इसलिए आपको यहाँ पर जो है प्योर सॉल्वेंट की दो स्टेट दिख रही है, एक लिक्विड स्टेट और दूसरी सॉलिड स्टेट। तो लिक्विड स्टेट का वेपर प्रेशर डिक्रीज़ हुआ, इस टेम्परेचर पर अब ये सॉलिडिफाई होना शुरू हुआ, तो अब ये जो है सॉलिड का वेपर प्रेशर है ये कंटिन्यूसली जो है डिक्रीज़ हो रहा है। तो इस तरह से इस टेम्परेचर पर आप देखिए दोनों का वेपर प्रेशर जो है कोइंसाइड हो रहा है, तो इसको हम नाम दे रहे हैं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अब इस सॉल्वेंट के अंदर आपने कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया, से फॉर एग्जांपल यूरिया आपने इसके अंदर जो ऐड किया, तो उस सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर जो डिक्रीज़ होगा। तो लेट अस सी, ये आपके पास में सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कर्व है, दिस इज़ फॉर सॉल्यूशन। अब क्या कीजिए, आप इसको जो है लाइए इस कर्व तक के, आपको इसी के सॉलिड फॉर्म तक के लाना है। तो अब यहाँ पर देखिए इस सॉल्यूशन का जिसके अंदर जो है सॉल्वेंट प्रेजेंट है, अब चूँकि आपने उसको सॉल्यूट मिलाकर उसका सॉल्यूशन प्रिपेयर किया है तो अब उसका वेपर प्रेशर जो है डिक्रीज़ होगा एज़ कम्पेयर टू प्योर सॉल्वेंट। तो ये कम होते होते अब यहाँ पर जो है देखिए सॉलिड स्टेट के जो वेपर प्रेशर को जो है उस लाइन को यहाँ पर टच कर रहा है, तो इस तरह से यहाँ पर इसका वेपर प्रेशर जो है अपने खुद के सॉल्वेंट के सॉलिड फेज के बराबर हुआ। तो ये टेम्परेचर जो आपको दिख रहा है दिस इज़ कॉल्ड एज TF, दिस इज़ द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। तो आप देखिए डेफिनेटली आपको यहाँ पर जो चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट जो दिख रहा है तो TF0 माइनस TF जो मिलेगा। तो हम यहाँ पर जो लिखेंगे डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा TF इज इक्वल टू TF0 माइनस TF। तो डेल्टा TF इज़ कॉल्ड एज डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना है कि जब आप किसी प्योर सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हो जनरली, तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ होता है, और अगर उसी सॉल्वेंट के अंदर कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाकर जब उसको फ्रीज़ करते हो तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। तो इसलिए हमने बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन कंसीडर किया था और फ्रीजिंग पॉइंट का हमने डिप्रेशन कंसीडर किया। तो देखिए फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन जो है ये डिक्रीज़ हुआ, ठीक है। तो इस तरह से जो है यहाँ पर आपको जो है डेल्टा TF मिलता है, दिस इज़ इक्वल टू TF0 माइनस TF एंड दिस डेल्टा TF इज़ कॉल्ड एज डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट।
जैसे कि इसके पहले हमने जो है देखा कि बॉइलिंग पॉइंट के अंदर जो है जो डेल्टा टी बी था, जिसको हमने एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कंसिडर किया था, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन। बिल्कुल इसी तरह से डेल्टा टी एफ की भी वैल्यू आपको मोलालिटी के रिलेशन में मिलेगी। तो डेल्टा टी एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल एम, दैट इज़ द मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन। ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी साइन खत्म कीजिए तो आपको मिलेगा डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। अब ये के एफ जो है आपको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट मिलेगा और इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को आप नाम दोगे फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट। इट इज कॉल्ड एज फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट। या फिर आप इसको नाम दीजिए मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, और इसका एक और नाम है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। तो ध्यान से सुनिए, क्रायोस्कोपी उस प्रॉपर्टी को कहते हैं जहाँ पर कोई भी प्रॉपर्टी को आप डिक्रीजिंग टेम्परेचर के टर्म्स में कैलकुलेट कर रहे हो। तो यहाँ पर आप देखिए कि इस टॉपिक के अंदर हमने सॉल्यूट और सॉल्वेंट को जो कंपेयर किया है, या प्योर सॉल्वेंट और सॉल्यूशन जब कंपेयर किया है, तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। तो विद रिस्पेक्ट टू डिक्रीजिंग टेम्परेचर आपने जो है ये प्रॉपर्टी को स्टडी किया है, इसलिए हम इसको नाम दे रहे हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, और इस प्रॉपर्टी को हम जनरली नाम देंगे क्रायोस्कोपी। तो लोअर टेम्परेचर पर या डिक्रीजिंग टेम्परेचर पर कोई प्रॉपर्टी अगर स्टडी होती है तो हम उसको नाम देंगे क्रायोस्कोपी, और हायर टेम्परेचर पर या इंक्रीजिंग टेम्परेचर पर कोई प्रॉपर्टी स्टडी होती है तो हम उसको नाम देंगे एबुलियोस्कोपी, जैसे कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में हमने स्टडी किया। अब यहाँ पर जो है आपको जो वैल्यू मिलती है मोलालिटी एम की वैल्यू जो है आप पुटअप कीजिए। तो इफ़ W2 ग्राम ऑफ द सॉल्यूट हैविंग मोलर मास कैपिटल M2 प्रेजेंट इन W1 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट प्रोड्यूसेस द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा TF ऑफ द सॉल्वेंट, देन द मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूट इज़ गिवन बाय द इक्वेशन। तो यहाँ पर जो है आप मोलालिटी की जो इक्वेशन लोगे तो m इज इक्वल टू W2 अपॉन M2 डिवाइडेड बाय W1 अपॉन 1000। तो m की वैल्यू हम यहाँ पर जो है पुटअप करते हैं। लुक हियर, m इज इक्वल टू W2 अपॉन M2 डिवाइडेड बाय W1 अपॉन 1000। तो ये वैल्यू जो है आपको इस इक्वेशन के अंदर जो है पुटअप करना है, तो आपको मिलेगा डेल्टा TF that is the depression of freezing point is equal to KF into W2 upon M2 divided by W1 upon 1000। अब आप इसको जो है मैनिपुलेट कीजिए तो ये हो जाएगा डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू W2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय W1 इंटू M2। तो ये रिलेशनशिप आपको मिलती है। तो अब आपको जो है मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट कैलकुलेट करना है, मोलर मास ऑफ द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन द गिवन सॉल्यूशन कैलकुलेट करना है। तो इस M2 को जो है आप इधर ले लो, तो ये हो जाएगा M2 इज इक्वल टू W2 इंटू KF इंटू W2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय W1 इंटू डेल्टा TF। तो ये डेल्टा TF आपको M2 के प्लेस पर रखना है और M2 जो है यहाँ पर आ जाएगा। तो M2 इज़ द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। तो दिस इज़ द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ये जो एक्सप्रेशन आपको दिख रही है, दिस इज़ द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन शोइंग द रिलेशनशिप बिटवीन मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट एंड डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट। तो इस तरह से जो है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन के ज़रिए से आप किसी भी गिवन सॉल्यूशन के अंदर मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट जो है कैलकुलेट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर जो है ये वाली रिलेशन भी लिख लेता हूँ ताकि आपको पता चले कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से हम किस तरह से जो है मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट को जो है कैलकुलेट कर सकते हो। तो M2 इज इक्वल टू KF इंटू W2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय W1 इंटू डेल्टा TF। तो ध्यान से सुनिए, आप ये दोनों इक्वेशन देखिए एग्जैक्टली सेम दिखती है, बस सिर्फ फ़र्क यहाँ पर KB है, यहाँ KF है,
यहाँ डेल्टा टी बी है, यहाँ पर डेल्टा टी एफ है। तो इस तरह से जो है आप बहुत आसानी के साथ जो है इन इक्वेशंस को जो है याद भी रख सकते हो। तो इस तरह से जो है ये इक्वेशन जो है मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट विद रिस्पेक्ट टू डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट जो है मेथड से आप इसको जो है कैलकुलेट कर सकते हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट और साथ ही साथ जो है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, तीनों मेथड से आप जो है मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट कैलकुलेट कर सकते हो। तो मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग दिस थ्री कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। सो द वैल्यू ऑफ के एफ एंड के बी which depend upon the nature of the solvent can be ascertained from the following relations। तो कौन कौन सी रिलेशंस होगी, देखिए के एफ इज इक्वल टू, दो रिलेशंस हम लेंगे, के एफ इज इक्वल टू आर, जिसको आप जो है गैस कांस्टेंट कहोगे, मल्टीप्लाइड बाय m1 इंटू 1000 T1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ पर जो है आपको 1000 इंटू डेल्टा फ्यूज एच, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन पर जो है आप फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ यहाँ पर जो है के एफ की वैल्यू, जिसको आप क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट या मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट जो है कंसीडर करोगे, तो यहाँ पर एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन पर जो है ये डिपेंड करती है। तो एक वैल्यू आपको यहाँ पर मिलती है के एफ इज इक्वल टू आर इंटू m1 इंटू T1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1000 इंटू एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। इसी तरह से आप अगर के बी की वैल्यू लेते हो तो लुक हियर, के बी इज इक्वल टू आर इंटू m1 इंटू T1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1000 इंटू एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। तो यहाँ पर जो है आप एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन के साथ जो है के बी की वैल्यू को रिलेट करोगे। तो यहाँ पर जो ध्यान रखिए, जो सिंबल आर m1, आर इज़ द गैस कांस्टेंट एंड m1 इज़ द मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट है। तो आर जो है गैस कांस्टेंट है दोनों जगह पर, m1 जो है ये मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट है। इसी तरह से टी एफ एंड टी बी आर द फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट रिस्पेक्टिवली। तो ये जो है टी बी और के एफ और के बी जो है आपको मिलता है, ये जो है बॉइलिंग पॉइंट है आपको जो है प्योर इट इज़ टी एफ एंड इट इज़ टी बी। तो टी एफ और टी बी दिस इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट है। इसी तरह से आप यहाँ पर जो है ये जो एंथैल्पी डेल्टा फ्यूज एच और डेल्टा वेब एच जो आपको दिख रहा है, दिस इज़ एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन एंड दिस इज़ एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। तो इस तरह से यहाँ पर जो है प्योर सॉल्वेंट के लिए आप जो है कंसिडर करोगे तो के एफ और के बी की वैल्यू जो है आप इस तरह से भी जो है कैलकुलेट कर सकते हो। दिस इज़ नथिंग बट द डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट एंड दिस इज़ नथिंग बट एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट और एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट आप जो है इस मेथड से भी कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, तो इस तरह से यहाँ पर जो हमने तीन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो स्टडी किया, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। अब एक प्रॉपर्टी बचती है ऑस्मोटिक प्रेशर और उसके बाद जो है एबनॉर्मल मोलर मासेस। तो वो दोनों चीज़ हम जो है इसके बाद वाले लेक्चर के अंदर जो है इकट्ठे स्टडी करेंगे। तो इस तरह से ये वाला लेक्चर हमारा यहाँ पर जो है कंप्लीट होता है, जिसमें हमने तीन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टडी की है। अब जो फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑस्मोटिक प्रेशर, उसको हम इसके बाद वाले लेक्चर में स्टडी करेंगे। ओके।